स्टूडेंट्स, मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा था, जिसमें अभी तक आपने सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली पार्टनरशिप या कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि के बारे में पढ़ा। ये जो प्रारूप थे व्यवसाय के, छोटे आकार के व्यवसाय के प्रारूप माने जाते हैं। लेकिन कोई भी व्यावसायिक संगठन जब बनता है, नया प्रारूप बनता है, तो जो पिछला प्रारूप था उसकी कमियों रहती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए ही, जैसे एकाकी व्यवसाय में या साझेदारी में एक कमी रहती थी कि उसमें पूंजी की कमी रहती थी, ठीक है, और प्रबंध की क्षमता की कमी रहती थी, स्थायित्व की कमी रहती थी, और इस तरह से जो दायित्व था जो स्वामी थे उनका असीमित होता था। तो इन कमियों को दूर करने के लिए ही एक नया जो प्रारूप है वो है कंपनी संगठन, कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या कंपनी के नाम से हम जानते हैं। जब भी कोई व्यवसाय बड़े आकार या बड़े प्रारूप में करना है तो हम कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो व्यवसाय में पैसा होता है, बड़े व्यवसाय की बात में करें तो जैसे पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, लेकिन 40-50 लोग भी पैसा इकट्ठा करके उतना बड़ा व्यवसाय नहीं कर सकते जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि आपको इन थाउजेंड्स या लैक्स करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के बड़े व्यवसाय को करने के लिए फिर आम जनता उसमें पैसा लगाती है, अर्थात कंपनी की टोटल कैपिटल होती है, उसको उसके छोटे छोटे शेयर कर लिए जाते हैं और आम पब्लिक को उन शेयर को क्रय करने के लिए कंपनी के द्वारा बुलाया जाता है और पैसा लगाया जाता है लोगों के द्वारा, वो इकट्ठा हो जाता है वो, ठीक है ना। वो एक तरह से वो कॉमन ज्वाइंट पैसा इकट्ठा होता है, इसलिए तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के नाम भी कहा के नाम से भी जाना जाता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। और जो इसके शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, अर्थात जैसे किसी ने एक शेयर खरीदा, कंपनी के कुछ शेयर खरीदे, जैसे 1 लाख रुपए किसी ने लगाया तो अपने शेयरों को किसी दूसरे को बेच सकता है। इसलिए इसका जो जीवन है स्थायी है, अर्थात जैसे दूसरे प्रारूप में कमी रहती है कि स्थायित्व की कमी रहती थी, लेकिन इस तरह की जो कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये लंबे समय तक चलता है, क्योंकि किसी मेंबर्स के या किसी स्वामी के आने जाने से इसका में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें संख्या अनलिमिटेड होती है। आप कितने भी मेंबर, जहाँ तक पब्लिक कंपनी की बात करें हम, तो उसमें कितने लोग भी पैसा लगा सकते हैं। और इसकी बहुत सारी बातें हैं। कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें उसका निर्माण कंपनी एक्ट के अनुसार होता है। और कंपनी एक्ट भारत में जैसे सबसे पहले इंग्लिश जब अंग्रेजों का राज था तो 1844 में 1844 में कंपनी एक्ट बना था। उसी को कंपनी भारत में जो है 1850 में भारतीय कंपनी अधिनियम के नाम से ही पहला एक्ट बना था। उसके बाद 1913 में एक्ट बना, 1956 में एक्ट बना, और अब रिसेंटली जो हमारे पास आजकल चला हुआ है कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट 2013 कंपनी एक्ट चला हुआ है, उसके अनुसार ही कंपनी का निर्माण किया था। अर्थात कंपनी जब भी बनाई जाए तो कंपनी एक्ट के अनुसार ही बनाई जाती है, और जब भी कंपनी डिसॉल्व होती है, कंपनी का समापन हो, वो भी कंपनी एक्ट के अनुसार होता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ लोगों का जो ग्रुप होता है मिलके उस वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, लोगों अपनी इच्छा से ऐच्छिक संघ होता है, ठीक है, और उसका निर्माण कानून के द्वारा ही किया जाता है। और मैंने जैसे बताया कि इसका अंश हस्तांतरणीय होते हैं, इसका जीवन स्थायी होता है, और इसी तरह से इसके जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जो स्वामी होते हैं, उनका दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों या उनके द्वारा इन्वेस्ट पूंजी तक ही सीमित होता है। जितना किसी ने पैसा लगाया उतना तक ही उनका दायित्व बना रहता है। इसलिए सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि इसकी लायबिलिटी है मेंबर्स की, वो लिमिटेड होती है, ठीक है, और जीवन स्थायी होता है। और इस जब भी काम किया जाता है इस तरह की, और एक बड़ी बात और भी इसमें कि इसका जो अस्तित्व होता है वो स्वामियों से अलग होता है, अर्थात स्वामी के आने जाने से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और कंपनी अपने नाम से चलती है, कंपनी अपने नाम से एग्रीमेंट करती है, कंपनी अपने नाम से कोई संपत्तियां खरीदती है, कंपनी लायबिलिटीज कंपनी की कहलाती हैं। तो इसलिए इसका जो अस्तित्व है वो स्वामियों से अलग होता है, ये इसकी बड़ी विशेषता है। और हमेशा कंपनी जो, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है, कानून द्वारा बनाया गया है, इसलिए उसका अपना फिजिकल एक्सिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन इसकी जो भी काम होता है वो इसकी कॉमन सील होती है। उस कॉमन सील के अंतर्गत जो दस्तावेज हैं वो तैयार किए जाते हैं, तो इसकी अपनी एक कॉमन सील भी होती है। तो ये इसकी विशेषता, इसका जो डेफिनेशन है, जैसे ये अर्थ बताया गया है, कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट। मैंने बताया कि इसका निर्माण कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, ठीक है ना, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। हुज एक्सिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एक्सिस्टेंस, ठीक है ना, कि इसका जो अस्तित्व उसके स्वामियों से अलग होता है। एंड इज कंटिन्यूस और परपेचुअल्स ड्यू टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अंशों के हस्तांतरण के कारण इसका जो
अस्तित्व होता है, जो वो कंटिन्यूस रहता है, अर्थात व्यवसाय चलता रहता है, स्वामियों के आने जाने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एंड विच एज ए कॉमन शेयर, इसके पास एक सार मुद्रा होती है जिसके अंतर्गत ये अपना काम करती है। अब कंपनी की जो डेफिनेशन दे रखी है सब प्रोफेसर एच.एल. हैने उन्होंने दी है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशंस एंड अ कॉमन सील। ये डेफिनेशन दे रखी है, इसको आपने याद करना है। और इस तरह से कंपनी एक्ट में भी इसकी परिभाषा दे रखी है। कंपनी एक्ट 1956 में भी वैसी ही थी, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 अभी नया है। इसके अनुसार जो सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 220 है, इसमें मैं बता दूं कि इसमें 7 शेड्यूल बने हुए हैं, अनुसूचियाँ बनी हैं, 29 चैप्टर हैं, इसके 29 चैप्टर्स हैं और 470 सेक्शन है। जो सेक्शन जो कंपनी एक्ट 2013 बना है, इसमें 470 धाराएं बनी हुई है, अर्थात उनमें कंपनी के बारे में अलग अलग प्रोविजन दे रखे हैं। तो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अनुसार क्या लिखा है, कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्स एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, दिस कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी, प्रीवियस एक्ट वही बताया मैंने 1956 या 1913, अर्थात कंपनी का निर्माण, कंपनी अधिनियम, इस कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पहले जो 1956 या 1913 या जब भी कंपनी एक्ट बने हैं उसके अनुसार हुआ है, तो उसको कंपनी कहते हैं। तो हमें कहने का मतलब कंपनी कहलाने के लिए कंपनी एक्ट के अनुसार उसके रजिस्ट्रेशन या उसका निर्माण होना जरूरी है। तो ये कंपनी के बारे में था। अब इसके आधार पर हम इसकी विशेषताएं और बाकी चीजें आपको करवाएंगे। कंपनी का अर्थ और परिभाषा करने के बाद अब आती है इसकी विशेषताएं, व्हाट आर एसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। तो ये मैंने बीच में जितनी भी अर्थ में बातें बताई वो सारी सारी इसकी इसी में ही इसकी विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है इसकी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैंने बताया इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी जब भी बनाई जाती है तो कोई अकेला व्यक्ति कंपनी नहीं बनाता है, कुछ लोगों का संघ। और कितने लोग होते हैं, दो तरह की कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 जो सदस्य हैं वो मिलकर या व्यक्ति हैं वो मिलकर इसका निर्माण करते हैं, अर्थात कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और अधिक से देयर इज नो लिमिट। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी की जहाँ तक बात करता हूँ तो उसके लिए फिर वो 7 लोग जो हैं वो उस कंपनी का निर्माण करते हैं, अर्थात वो जब भी कंपनी के फॉर्मेशन की जाती है, इससे अगला चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन किस तरह से डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं और किस तरह से उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। उस वक्त वो 7 लोग, कम से कम 7 लोग जो हैं उसका वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो 7 लोगों को, कुछ लोगों का एक संघ होता है, समूह होता है जो उस व्यवसाय को शुरू करता है या चलाता है। दूसरा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मैंने बताया कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है, और कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसका अपना व्यक्तिगत फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एक व्यक्ति की तरह काम करती है। आपने आर्टिफिशियल अकाउंट के बारे में पढ़ा है, उसमें सारे के सारे आपके कोई भी संस्था है, बैंक है, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से व्यक्ति नहीं है लेकिन फिर भी व्यक्ति की तरह काम करता है। तो कंपनी भी का निर्माण कानून के द्वारा होता है, तो कानून के द्वारा उसको व्यक्ति का स्वरूप प्रदान किया जाता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। तीसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने आपको बताया था कि कंपनी का अस्तित्व उसके स्वामियों से अलग है, स्वामियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, लेकिन कंपनी जब भी बनाई जाती है तो कंपनी का निर्माण एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में होता है। तो कंपनी अपने नाम से चलती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, अपने नाम से संपत्तियां खरीदती है, और जो लाइबिलिटीज होती हैं उसको कंपनी की अपनी मानी जाती हैं, उसके लिए दूसरे लोगों को उसमें लाइबल या जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है कंपनी के कार्यों के द्वारा, इसलिए कंपनी अपने नाम से चलती है, इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी, उसके स्वामियों से उसका अस्तित्व अलग माना जाता है, जो कि एकल व्यवसाय या साझेदारी में नहीं होता है। परपेचुअल सक्सेशन, जो इसका जीवन है वो स्थायी होता है। मैंने बताया कि किसी भी सदस्य के छोड़ के चले जाने से, उसकी डेथ हो जाने से, या इसका कोई दिवालिया निकलने से या पागलपन होने से कंपनी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो ओनरशिप है वो अपने आप ट्रांसफरेबल है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जीवन जो है वो स्थायी रहता है, सदस्यों के या मेंबर्स के या स्वामियों के आने जाने से कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिमिटेड लायबिलिटी बहुत जरूरी विशेषता मैंने बताया था। हालांकि दूसरे जो व्यवसाय हैं उसमें जो दायित्व तो असीमित होता था, लॉस होने पर उनकी व्यक्तिगत संपत्ति को भी बेच के उस दायित्व या लॉस हानि को पूरा किया जाता है। लेकिन जो कंपनी है उसमें जो दायित्व होता है वो जितना उन्होंने शेयर लगाया, जितना उन्होंने पैसा लगाया है वहां तक ही सीमित है। अगर किसी ने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, 1 लाख रुपए कंपनी में देना है, तो उसने अगर कोई को 70,000 रुपए दे दिए तो उसने 30,000 रुपए ही देना है। कहने का मतलब जितना तक उनका जो फेस वैल्यू हो वहां तक ही
उनकी लायबिलिटी रहेगी, कंपनी को दोष चाहे कितना भी हो, तो इसका दायित्व सीमित रहता है। कॉमन सील मैंने बताया, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, अपने आप को साइन नहीं कर सकती है, इसलिए सील के माध्यम से उसकी पहचान होती है। तो जो कॉमन सील लगाई जाती है वही डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो कॉमन सील होती है, इसकी अपनी एक सार मुद्रा होती है जिसके अंतर्गत सारे कार्य किए जाते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर बहुत जरूरी विशेषता है भी, क्योंकि एकल व्यवसाय जो शायद आयु उसमें मैंने देखा कि अपने हित को स्थानांतरित नहीं कर सकते, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित, जैसे पार्टनरशिप में कहा है, लेकिन बिना दूसरे साझेदारों की सहमति के। लेकिन यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं, अंशधारी हैं, जो स्वामी होते हैं, वो अपने शेयर को कभी भी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। हालांकि कंपनी जब भी शेयर जारी करती है तो कंपनी अपने शेयर कंपनी के समापन पर ही वापस करती है। लेकिन किसी ने अगर शेयर खरीदे हैं, किसी ने पैसा लगाया है, तो अगर वो कंपनी से छुटकारा पाना चाहता है तो अपने शेयरों को किसी दूसरे आदमी को बेचकर उससे पैसा प्राप्त कर वो जो उसका शेयर है और दूसरे आदमी को ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की इसकी एक बड़ी विशेषता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट या ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। व्यवसाय को चलाने के लिए जो व्यवसाय के स्वामी होते हैं वो डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, उनमें एक बोर्ड बनाया जाता है जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, और उन डायरेक्टर्स के द्वारा उसका प्रबंध संचालन किया जाता है। ठीक है, और इसमें आप सैलरी पर्सन भी प्रबंधक रखते हैं। तो जो व्यवसाय के स्वामी होते हैं उनको व्यवसाय में क्या एक्टिविटीज है उनको डायरेक्ट रूप से कुछ नहीं लेना देना होता है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है और ये देखते हैं कि व्यवसाय चला हुआ है, उनके द्वारा एक चुने हुए नुमाइंदे उसको चलाते हैं और जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड के रूप में उनको मिलता है। लेकिन प्रबंध जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके द्वारा उसका संचालन किया जाता है, वही डिसीजन लेते हैं। तो इसमें स्वामित्व और प्रबंध ओनरशिप में फर्क होता है, मतलब जो स्वामी जरूरी नहीं है कि वही प्रबंधक हो। कहने का मतलब ये है। रिस्क बियरिंग, तो मैंने बताया कि ये सबसे बड़ा प्रारूप होता है व्यवसाय का, ठीक है ना, जिसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होते हैं और रिस्क भी ज़्यादा होता है। रिस्क पर्टिकुलर क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं इसलिए रिवीजन ऑफ रिस्क हो जाता है, उनसे भी लोगों में वो जोखिम बढ़ जाता है। तो इसमें बड़े प्रारूप में इसमें रिस्क लेने की संभावना रहती है, कहने का बड़ा जोखिम लेकर हम व्यवसाय को कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा पूंजी लगाई जा सकती है या उस व्यवसाय की एक्सपेंशन की जा सकती है। तो बड़े प्रारूप में ये व्यवसाय किया जाता है। तो दीज वर सम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ कंपनी फॉर्म्स ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।